दोस्तों, आज हम क्लास 10 के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण साइंस का जो पहला अध्ययन है, पहला पाठ है, उसका बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा और साधारण शब्दों में आप समझेंगे। अगर आप इसको समझ लें तो इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और बहुत ही साधारण भाषा में आपको इसको समझ में आ जाएगा। तो आइए जानते हैं इसको। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देख सकते हैं इसमें आप जान सकते हैं कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत इसमें क्या है आपको कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण, जो भी पदार्थ है उसका नया गुण आएगा, मतलब एक नया रंग रूप बन जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कागज़ है और एक कागज़ को जला देते हैं, तो जला देने पर वो क्या होता है, उसका रंग काला रंग का हो जाएगा। तो वो चीज़ रासायनिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हैं। इन नए चीज़ का परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा चीज़ समझ सकते हैं, जैसे दूध का दही बन जाएगा, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, वो एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, क्लियर है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ आता है। एक होता है अभिकारक, जिसे आप देख सकते हैं अभिकारक है, और दूसरा जो है उत्पाद है। एक हो गया अभिकारक, एक हो गया उत्पाद। एक एरो होता है, एरो से पहले होता है आपका अभिकारक और एरो के बाद जो होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। यानी अभिकारक जो होता है उससे अभिक्रिया करते हैं तो वो जो बन जाता है वो उत्पाद कहलाता है। जैसे मान लीजिए ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी यहाँ पर जो हिस्सा लेगा आपका वो चीज़ होगा अभिकारक। और मान लीजिए कुछ भी चीज़ यहाँ से बनेगा तो उत्पाद का निर्माण होगा। तो जैसे मान सकते देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। चलिए अब समझते हैं, इसको आगे समझते हैं। जैसे देख सकते हैं आप इसमें उदाहरण के रूप में आप जान सकते हैं, जैसे भोजन का पाचन क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भोजन का पाचन। तो भोजन का पाचन जो होता है, एक बार अगर भोजन पच गया तो वो चीज़ जो है, जैसे भोजन का पाचन लिखा हुआ आपको देख सकते हैं, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया होगा। क्योंकि भोजन अगर एक बार पाचन हो जाता है दोबारा उसको भोजन के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, सांस लेना, ये भी एक प्रकार का आपका रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना, जिसके कारण वो लोहा को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, दोबारा लोहा में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये भी जो परिवर्तन होता है ये आपका रासायनिक परिवर्तन। मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, दूध से दही बनना, ये सभी आपका रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रेक्षक देख सकते हैं, जैसे मतलब क्या क्या होता है उसमें। अब देख सकते हैं अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है और गैस का उत्सर्जन होता है। जैसे मान लीजिए कि दूध का दही बनना या फिर कच्चा आम का पक जाना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए कि अवस्था में परिवर्तन, जैसे कच्चा था पहला, जैसे बोलते हैं कि अवस्था में परिवर्तन, अवस्था का परिवर्तन मतलब कि जैसे कच्चा था वो हम पक गया तो लाल हो गया, तो देखिए वो अवस्था में परिवर्तन हो गया। दूसरा क्या होगा, रंग में परिवर्तन, कच्चा था हरा रंग का था, अभी थोड़ा आपका ऑरेंज टाइप का, लाल टाइप का हो जाएगा, तो रंग में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, कुछ ना कुछ ताप में परिवर्तन आ जाएगा। और गैस का भी उत्सर्जन होगा। इसमें कैसे जान सकते हैं, अब चूना लाइए और चूना को डाल दीजिए पानी में तो गैस का उत्पादन होगा, उसमें तापमान में परिवर्तन होगा, तो ये आपका हो जाएगा अवस्था, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का। आप आगे देख सकते हैं ये जो चीज़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही साधारण शब्दों में आप समझ सकते हैं, बहुत ही आप इसका नोट भी कर सकते हैं, ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बताते हैं, ये देखिए इस तरह से
आपका रहेगा, जैसे ये चीज़ है जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद एरो है, तो इसके ये जो ए है इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, ये चीज़ अभिकारक है। एरो, यहाँ पर एरो है, एरो के बाद देखिए उत्पाद, ये हो गया, ये वाला चीज़ जो पूरा चीज़ आ जाएगा अभिकारक कहलाएगा, ये जो चीज़ है आपका उत्पाद कहलाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। तो बहुत ही, और ये चीज़ जो है आपका समीकरण के रूप में देख सकते हैं, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड जो रहेगा आपका अभिकारक कहलाएगा, राइट हैंड साइड में जो रहेगा वो आपका उत्पाद कहलाएगा। चलिए, आई होप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको देख सकते हैं आप, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। यानी जो रासायनिक समीकरण है और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। मतलब क्या हो कि उसके प्रतीक मतलब जान सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन को H बोलते हैं, ऑक्सीजन को O बोलते हैं, उसको प्रतीक बोल सकते हैं। वही चीज़ जो एरो से पहले रहेगा, मान लीजिए यहाँ एरो है तो एरो से पहले जो रहेगा मान लीजिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो इससे जो बनेगा, ठीक है, तो ये चीज़ जो बनेगा आपका, ठीक है, तो ये चीज़ जो नया उत्पाद बनेगा, ठीक, तो यही चीज़ को हम लोग बोलते हैं आपका रासायनिक समीकरण, ठीक। अब आगे देख सकते हैं, अब इसके नीचे आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, इसको समझिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता ना ही विनाश होता है। यानी संतुलित, जो समझ रहे संतुलित करना मतलब क्या होता है, कोई भी आपका रासायनिक अभिक्रिया हो, उस अभिक्रिया में द्रव्यमान जो होता है, यानी उसके अंदर जो भी पदार्थ का गुण, पदार्थ के अंदर जो भी उसके अंदर कण होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आप जान सकते हैं कि उसका जितना मात्रा पहले था अभिकारक में, एरो के बाद में भी उतना ही मात्रा आपका रहेगा, उत्पाद में भी उतना ही। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बताता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही विनाश होता है। उससे हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। आगे समझ सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया का पहले को अभिकारक बोलते हैं, जिससे मैंने पहले आपको बता दिया था। ये देखिए, जैसे मैंने बताया कि यहाँ देख सकते हैं FeH2O, ये जो दो चीज़ है ये हो गया आपका अभिकारक। यहाँ देखिए एरो है, एरो के बाद आपका Fe2O3 प्लस H2, ये जो है आप देख सकते हैं, ये चीज़ ये अभिकारक कहलाएगा। और ये जो दूसरा है आपका एरो के बाद वाला, उसको बोलेंगे उत्पाद। ये आपका सूत्र हुआ, ठीक। यानी एरो से पहले आप अभिकारक कहते हैं, एरो के बाद जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। चलिए आगे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जिसमें भी है, इसमें इस चीज़ को देख सकते हैं आप। सेकंड, इस चीज़ को एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। इसके पश्चात आगे भी है, आगे देख सकते हैं। दोस्तों अब देख सकते हैं अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। इस चीज़ को देखिए, ठोस देख सकते हैं आप, यहाँ पर ठोस लिखा हुआ है। इसमें जो ठोस होता है, ठोस का मतलब सॉलिड एस से दर्शाया जाता है। ठोस का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ठोस पत्थर के बोल सकते हैं, बर्फ़ का टुकड़ा को बोल सकते हैं, चट्टाने से भी ठोस होता है। द्रव सेकंड जो देख सकते हैं, द्रव मतलब हो गया आपका लिक्विड चीज़, एल से दर्शाया जाता है। पानी हो गया, दूध हो गया,
तेल हो गया, इसमें लिक्विड में जाता है। गैसीय अवस्था देख सकते हैं, तीसरा में आपका गैसीय अवस्था जो है वो आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गैसीय अवस्था आता है। उसका जलीय अवस्था जैसे किसी का रस, गन्ना का रस वगैरह, इस प्रकार का विलयन इसको बोल सकते हैं। ठीक, अभी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि एग्ज़ाम में 100% जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप इसको बहुत अच्छी तरह समझिएगा, बहुत सरल सा भाषा में आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है, जैसे आप जान सकते हैं कि जुड़ना। जैसे एक हम लोगों का मैरिज होता है, वर वधू, ठीक है, तो दोनों का जैसे मिलन होता है, ठीक है, पति पत्नी में रिश्ता बनता है, और एक रिश्ता बनता रहो, दोनों पति पत्नी एक बन जाते हैं। उसी प्रकार से आप इसमें समझ सकते हैं संयोजन अभिक्रिया का मतलब, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनते हैं, उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जैसे इसमें एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ए प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरा जो उत्पाद बनेगा वो सी बनेगा। क्या बनेगा? सी बनेगा। वो चीज़ होगी आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब ये होता है कि दो चीज़ या दो से अधिक जब जुड़ जाएगा तो जो नया एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप 2-3 देख सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब इसका आगे देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया के बाद आपका एक होता है वियोजन अभिक्रिया। उष्मा छिपी अभिक्रिया के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, सबको पहले समझ लीजिए। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जुड़ना। इसके बाद सेकंड में आ जाता है आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया देखिए, जैसे यहाँ पर है वियोजन अभिक्रिया सेकंड में। वियोजन अभिक्रिया का मतलब कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि डिवोर्स, जैसे आप एग्जाम्पल दिए थे कि दोनों परिवार मिला था, एक परिवार हुआ था, अब पति पत्नी दोनों डिवोर्स हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, तो आप देख सकते हैं कि ए बना हुआ था, अब ए और बी हो गया, तो टूट करके दोनों अलग अलग। एकल चीज़ जब टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया का मतलब सीधा सीधा समझिए कि एरो के इस पार में, जो एरो का इस पार में रहता है उसका विकारक कहते हैं, एरो के इस पार वाला को हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो दोस्तों देखिए किस अभिक्रिया, इसमें अभिक्रिया में एकल अभिकारक, ये देखिए ए जो है वो एकल है, और एरो के बाद बी और सी मतलब टूट करके दो या दो से अधिक बन जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया। ठीक, चलिए दो चीज़ समझ में आ गया होगा, अब आगे देखते हैं। उसके देखिए वियोजन अभिक्रिया के आप यहाँ पर एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, आप 1-2 दिया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ है और बहुत सारा चीज़ में टूटा हुआ है, एक चीज़ है दो या दो से अधिक में टूटा हुआ है। अब इस तरह से इसको देख सकते हैं। चलिए संयोजन अभिक्रिया आप समझ गए कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक मिल करके एकल उत्पाद बनाते हैं उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सेकंड जो हो गया वियोजन अभिक्रिया, कि एकल उत्पाद टूट करके दो या दो से अधिक अभिकारक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं आप विस्थापन अभिक्रिया। पहले आपका हेडिंग सब बता देते हैं। विस्थापन अभिक्रिया पहला हो गया संयोजन अभिक्रिया, सेकंड हो गया यानी रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है सभी, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया आप देख सकते हैं, पहले आप संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ें, संयोजन अभिक्रिया। सेकंड आप सेकंड में देखें वियोजन अभिक्रिया। थर्ड में आप देख सकते हैं
विस्थापन अभिक्रिया। चलिए विस्थापन अभिक्रिया के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए, तो विस्थापन अभिक्रिया इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अर्थात मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किसी कतार में लाइन में लोग लगे हुए हैं, तो मान लीजिए कोई हट्टा कट्टा आदमी आ करके किसी दुबले पतले आदमी को जो लाइन में लगे हुए हैं पहले में ही है, उसको धक्का मार के उसकी जगह से हटा देना और उसके स्थान में खुद जो हट्टा कट्टा आदमी है वो लग जाना, और जो दुबला पतला आदमी उसको धक्का मार के उस लाइन से हटा देना और उसके स्थान को खुद ग्रहण कर लेना। उसी का हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप आम भाषा में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लाइन में कतार में ऐसे करके आपका कोई व्यक्ति खड़ा है, और मान लीजिए कोई हट्टा कट्टा आदमी आकर के इस व्यक्ति को यहाँ से हटा देता है और उसके स्थान पर खुद आ जाता है ये लंबा कतार में, और जो व्यक्ति को हटा दिया उसको यहाँ पर साइड कर दिया, तो इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन मतलब किसी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से हटा देना, उसी को हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे FeCuSO4, ये आपका जो देख सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। FeCuSO4 ये हो गया अभिकारक। इसके बाद जो एरो है, एरो के बाद आप देख सकते हैं कि जो उत्पाद बनता है वो FeSO4 जो Cu था, जो यहाँ पर Cu था आपका दिखाई दे रहा है Cu, ये Cu को हटा करके ये देखिए SO4 के जगह पर था, ये SO4 के जगह पर जो Fe था, Fe आ करके इसके जगह पर ग्रहण कर लिया और Cu को हटा दिया और अलग कर दिया। ये जो चीज़ है आप देख सकते हैं, Cu को अलग कर दिया। Fe अधिक क्रियाशील धातु हो, जो Cu को कम क्रियाशील धातु उसको हटा करके उसके जगह पर खुद ले लिया और उसको अलग कर दिया, तो ये हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, दे सकते हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो चौथा टाइप आप देख सकते हैं जिसको बोलते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। उनके बीच जो आयन होता है उसके बीच, ठीक है, प्लस माइनस जो भी है वो आदान प्रदान करके इसको किया जाता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कर सकता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं। और एक होता है लास्ट में 5वां नंबर, जिसको बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया का थोड़ा समझ लीजिए, ये भी 2 पार्ट में है। आपको सबसे पहले आप देख सकते हैं कि उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया को थोड़ा समझिएगा कि जब किसी, उपचयन अभिक्रिया को ध्यान से देखिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं उपचयन अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी हम लोग बोल सकते हैं इसको एक लाइन में, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा, यानी ऑक्सीजन का वृद्धि होगा और हाइड्रोजन का कमी होगा, उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि C+O2, वो एरो के बाद देखिए CO2, यानी क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन इसमें शामिल हो गया। ऑक्सीजन था इसमें, C था, उसके साथ ऑक्सीजन आ गया, मतलब क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। अब इसमें देखिए, इसमें भी दिया हुआ Cu सेकंड वाला में, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे देख सकते हैं आप, इसमें उपचयन के बारे में हो गया कि उपचयन मतलब ऑक्सीजन बढ़ना, हाइड्रोजन घटना। अब बता अपचयन, अपचयन को आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अपचयन में क्या है
जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसको हम लोग ऑप्शन कह सकते हैं। हम जो बता रहे हैं इसको आप नोट कर सकते हैं सुन करके कि आम भाषा में कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का कमी होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, उसे हम लोग ऑप्शन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए CuO क्या है, CuO प्लस H2, तो इसमें देखिए क्या बना, Cu यहाँ से हट गया, ये देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ जो बना है इसमें ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। और जो H2 था, ठीक, वो आगे आ गया, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, ठीक। और हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का क्या हुआ, वृद्धि हुआ, हाइड्रोजन इसमें आ गया। तो इस अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इतना ही समझिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे के चैप्टर में हम लोग आगे इसी को आगे बढ़ाएंगे, जो कि है आगे आप देख सकते हैं कुछ कुछ है इम्पोर्टेंट चीज़, लेकिन ज़्यादा और नहीं है। तो चलिए इसको फिर भी थोड़ा समझ जाते हैं। इसमें आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार है। संयोजन अभिक्रिया देख सकते हैं आप, क्या क्या बताएं अभी हम आपको कि संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं 1 नंबर में। सेकंड नंबर में आप वियोजन अभिक्रिया, तीसरा नंबर पे आप देख सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया, चौथा नंबर में द्विविस्थापन अभिक्रिया और 5 नंबर में उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो ये 5 प्रकार का हो गया, लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को थोड़ा जानते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए समझिए, चलिए समझते हैं। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है जिन अभिक्रिया में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होता है। यानी ऐसा उत्पादन, जैसे मान लीजिए हम लोग चूना लाते हैं, चूना को हम लोग घर में अगर चूना करते हैं तो चूना को लाते हैं, उसको भिंगाते हैं, जैसे पानी में डालते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उससे हीट होने लगता है, गर्म होता है और उसमें भाप निकलना चालू हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऊष्मा भी उसमें अब उत्पाद के साथ साथ निर्माण होगा, उसको हम लोग कह सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सेकंड जो होता है, अब देख सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसकी एक सेकंड होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उसमें क्या होता है आप देख सकते हैं, आप कहाँ पर है, हाँ ये देख सकते हैं, ये 2 चीज़ होता है, एक हो गया ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी। अब देख सकते हैं कि जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कह सकते हैं। आप अपना भाषा में इसको हम बता रहे हैं कि जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है, यानी जिस अभिक्रिया को करने से, ठीक है, वो ऊष्मा का शोषण होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए आप नाखून पॉलिश जो भी है हाथों में लगाते हैं, नेल पॉलिश, तो आपको देखिएगा जैसे लगाते हैं नाखून से थोड़ा सा आपका नाखून में अगर लगाते हैं, उसके साइड में जो त्वचा होता है, त्वचा में अगर लगेगा आपका तो ठंडा 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 महसूस होता है। वो क्या होता है कि हम लोग का जो शरीर का त्वचा में जो हीट रहता है, वो हीट को हटा देता है। पेट्रोल डालते हैं देखिएगा हाथ में तो ठंडा महसूस होता है, वो क्या अभिक्रिया है, वो चीज़ आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है, क्योंकि वो क्या होता है, ठंडा, यानी जो ऊष्मा रहता है उस ऊष्मा को हटा देता है, इसीलिए उसको ऊष्माशोषी कहते हैं, क्योंकि ऊष्मा का उसमें शोषण होता है। सरल भाषा में समझिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसको करने से आपको उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्पन्न होगा, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिस अभिक्रिया को करने से ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो आज का
ये बहुत ही अच्छा, शानदार और तरीके से और बढ़िया तरीके से मैंने कोशिश किया, और ये क्लास 10 में इससे नंबर पूछा जाता है। आप इसके आगे हम बताएंगे आगे के क्लास में। आप तब तक के लिए सबको नमस्कार। सब इसको अच्छा से पढ़िए। बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो संतुलित अभिक्रिया संतुलित करने का तरीका आएगा, जो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। चलिए, थैंक यू।